दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज हमने शुरू किया है और उसी सीरीज का ये एज ऑफ चौसर का थर्ड पार्ट है। एज ऑफ चौसर का ऑलरेडी 2 पार्ट हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। झारखंड टीजीटी पीजीटी 2021-22 का एक चैनल मिलेगा, सॉरी प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज ऑफ चौसर के, चौसर एज अ राइटर। जैसा कि दोस्तों हमने हर वीडियो में आपसे कहा है कि मैं झारखंड टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर इस वीडियोस सीरीज को बना रहा हूं और जो कुछ भी झारखंड टीजीटी पीजीटी में संभावित टॉपिक्स, रिलेटेड टॉपिक्स जो भी हैं पढ़ने लायक, आने वाले सिलेबस में मे भी ये टॉपिक हो सकते हैं अगर, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बना रहा हूं। हालांकि आज तक के किसी भी स्टेट में, चाहे हम यूपी टीजीटी की बात करें, बिहार टीजीटी की बात करें या पीजीटी की बात करें, कभी भी एज ऑफ चौसर से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। एज ऑफ चौसर एनबीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, केवीएस के लिए, यूजीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। यहाँ तक हमने आपको कहा कि टीजीटी पीजीटी का जो भी बुक होंगे उन बुक्स में भी आप देखेंगे तो एज ऑफ चौसर का कहीं भी दिया नहीं होगा। लेकिन लिटरेचर को समझने के लिए एक बैकग्राउंड का होना बेहद जरूरी है, एक सीक्वेंशियल मैनर में आपको जानकारी बेहद जरूरी है जानना, ताकि उन चीजों को आप रिलेट कर सकें। क्योंकि जो भी चीजें आगे आने वाले टाइम में, आगे के एज में पढ़ेंगे, उन चीजों को इस एज में रिलेट करना बेहद आसान हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट बनेगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज हम चौसर एज अ राइटर पढ़ेंगे और जो कुछ भी जरूरी चीजें होंगे उन चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एज ऑफ चौसर से वीडियो बनाना शुरू करें तो अभी भी 10-15 वीडियो और बना सकते हैं। कैंटरबरी टेल्स से ही मान के चलते हैं कि 3-4 वीडियो आराम से बना सकते हैं, 20-20, 30-30 मिनट के। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज ऑफ चौसर के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, पीजी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो एज ऑफ चौसर का चौसर एज अ राइटर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं और जो कुछ भी जरूरी चीजें होंगी इन स्लाइड्स में पढ़ेंगे और मुझे लगता है इतना ही बेहद जरूरी चीजें हैं आपके लिए जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओल्ड इंग्लिश पढ़ा और अब हम मिडिल इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी 1066 टू 1340 जो था एंग्लो नॉर्मन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एज ऑफ चौसर आज हम ये एज ऑफ चौसर का तीसरा वीडियो है जो 1340 टू 1400 के बीच का जो एज होता है, तीसरा वीडियो है। चौसर एज अ राइटर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1400 टू 1485 या 1500 तक बैरन एज कहलाएंगे, वो आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो चौसर एज अ राइटर हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं और चौसर का बर्थ 1343 डेट आपको याद रखना है। बहुत सारे बुक्स में आपको 1340 भी मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा यूजीसी ने और ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का जो बुक है 1343 दिया हुआ है, तो इसी डेट को आपको याद रखना है। इनका जन्म लंदन में वाइन मर्चेंट के अंदर हुआ। फादर इनके जॉन चौसर, मदर एग्निस चौसर। एक रिच फैमिली में ये पैदा हुए और इस रिचनेस के कारण इनका रॉयल कनेक्शन बनता है। बहुत कम टाइम पर इन्होंने पेज एज अ जॉब काम किया। चौसर पार्टिसिपेट किए 100 ईयर ऑफ वार में भी। 100 ईयर ऑफ वार क्या था वो ऑलरेडी हमने बताया है। 100 ईयर ऑफ वार में बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशन पर भी भेजे गए। किंग्स आर्मी के साथ साथ वो फ्रांस गए। जब वो फ्रांस गए थे तो वो कैप्चर कर लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं और इस बंदी को छुड़ाने के लिए रिचर्ड थर्ड 16 पाउंड देकर 1360 में वो छुड़ा लिए जाते हैं। वो जब रिटर्न आते हैं इंग्लैंड तो किंग्स के बैड चैम्बर में एज अ जॉब वो काम करते हैं और वो यहाँ 10 साल तक एडवर्ड के कोर्ट में काम करते हैं। 1368 टू 87 बहुत सारे ऑफिशियल जर्नी में फ्लैंडर्स, फ्रांस, इटली के लिए गए। वहाँ इनका जो भी डिप्लोमेटिक मिशन के लिए ये जाते थे उनका सक्सेसफुल डिप्लोमेसी रहता था इनका। उन जर्नीज के द्वारा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिला लोगों से मिलने का, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग लोगों से, मैन एंड बिहेवियर से। ठीक है, और इन मैन एंड मैनर से, इन फैशन से जो कुछ भी वो एक्सपीरियंस लेते थे उनको ऑब्जर्व किए और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर वो अपने लिटरेरी कैरियर में एज अ क्रिएशन उन्होंने लिटरेचर में लिखना शुरू किया।
वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हीरोइक कपलेट को इटली फ्रांस से लाया और राइम रोयल को उन्होंने इन्वेंट करा। हालांकि ये राइम रोयल और हीरोइक कपलेट को हम आगे और डिटेल में जानकारी लेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो ज्वाइन किए एडवर्ड कोर्ट को। वो मैरिड शादी किए फिलिप्पा रोएट जो कि एक रॉयल फैमिली का हिस्सा थी। वो फिलिप्पा रोएट जो थी वाइफ ऑफ गॉन्ड की तीसरी बीवी जो थी उसकी सिस्टर थी, यानी थर्ड सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ड जो कि ड्यूक ऑफ लैंकास्टर था। और इस तरह से इनका जो रॉयल कनेक्शन था वो बन जाता है और ये अब रॉयल पोएट कहे जाने लगे। और रॉयल पोएट होने के कारण इनको इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, क्योंकि जब इनको पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट के अंदर काम करने का मौका मिला तो ये फील किए कि हमारे स्टेट के लिए प्रॉपर एक लैंग्वेज होना चाहिए ताकि हम जो कोर्ट चलाते हैं या कोर्ट जो भी स्टेट के अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों में कम्युनिकेशन के लिए, लिटरेचर के लिए, तो इन्होंने एक लैंग्वेज डेवलपमेंट करने की सोची। इन और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस को उन्होंने पढ़ा, मर्शियन, फ्रिशियन, फ्रेंच, लैटिन और बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में जो लैंग्वेजेस बटे थे उनको स्टडी किया, उनको पढ़ा, उनके जो ड्रॉबैक्स थे, उनके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें थी उनको लिया और इंग्लिश में ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को उन्होंने फैलाना शुरू किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का जो प्रभाव था बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग समझ सकते हैं हिंदी को इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक उसी प्रकार ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट की जो पॉपुलेशन थी वो लिंगुआ फ्रैंकिया लैंग्वेज के रूप में काम किया और उनको लगा कि इसे आसानी से लोगों तक फैलाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चुना और उसमें कुछ फ्लेक्सिबल चेंजेस किए, उनमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी ठीक किया, वोकैबलरी को ऐड किया। बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस से उन्होंने वोकैबलरी को लिया और अपने लैंग्वेज में ऐड किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में एज अ लैंग्वेज 1360 को 1362 टू 63 इंग्लिश लैंग्वेज को, और इससे पहले जो भी था वो फ्रेंच में या लैटिन में हुआ करता था, और अब इसे स्कूल के सिलेबस में भी 1386 के आसपास इंग्लिश को एज अ सिलेबस लैंग्वेज को ऐड किया गया, बनाया गया। और पहला बुक जो इनके द्वारा लिखा गया 1388 प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो कि इंग्लिश में था। चौसर के वर्क को ही देख लेते हैं जल्दी से। द बुक ऑफ डचेस था, ट्रोइलस एंड क्रिशिड, हाउस ऑफ फेम, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन और द कैंटरबरी टेल्स। उसमें से ये जो द कैंटरबरी टेल्स था इनका मास्टरपीस कहा जाने वाला वर्क है, एक लॉन्ग एपिक है, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। आगे के स्लाइड्स में कैंटरबरी टेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो कुछ भी इन ये जो 4 वर्क्स दिख रहे हैं इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको हम आगे देखते हैं। चौसर की लाइफ को अगर देखें तो इनको इनके टाइम जो 3 अलग अलग किंग का डोमिनेंट रहा, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ। एडवर्ड थर्ड के टाइम यानी 1343 के आसपास उन्होंने 1343 में इसका बर्थ हुआ। रिचर्ड सेकेंड में बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखा और इसी टाइम कैंटरबरी टेल्स यानी 1388 के आसपास उन्होंने लिखा, और फाइनली हेनरी फोर के टाइम इनका डेथ हो जाता है। चौसर के लिटरेरी कैरियर को 3 पार्ट में बांटा जाता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो फ्रेंच गए तो फ्रेंच के राइटर से इन्फ्लुएंस हुए और उनके वर्क्स को कॉपी किया, उनके वर्क्स को इंग्लैंड की धरती पर लेकर आए, और जो कुछ भी वर्क उन्होंने लिखा तो फ्रेंच से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव था, इसलिए फ्रेंच पीरियड कहा जाता है। फिर इटालियन पीरियड 1372 टू 84, और लास्टली जो उनका ओरिजिनलिटी होता है इंग्लिश पीरियड में यानी 1384 में। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड को। फ्रेंच पीरियड दोस्तों 1372 से पहले का जो टाइम था वो फ्रेंच पीरियड कहा जाता है, और मेनली 2 राइटर थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए फ्रेंच पीरियड में, डी लॉरिस और डी मंग। ये दोनों फ्रेंच राइटर थे, इनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उनके वर्क्स को ट्रांसलेशन किया और बहुत सारे वर्क्स लिखे। उनमें से द रोमांस ऑफ द रोज जो 8000 लाइन का वर्क था, द बुक ऑफ द डचेज ये लॉन्ग एलेग्री था, और ये डेथ ऑफ ब्लेंस का इनका थीम होता है। थर्ड जो वर्क होता है द कंप्लेंट अप टू पीटी, जिसको एबीसी के नाम से जाना जाता है, और ये 7 लाइन स्टैंजा पर लिखा गया था, और वहीं से उन्होंने राइम रॉयल का इन्वेंट करने का सोचा, जो कि ट्रोइलस एंड क्रिशिड में राइम रॉयल का यूज किया।
पार्लियामेंट ऑफ फॉल्ट इनका वर्क था, जो रिचर्ड सेकंड के मैरिज पर उन्होंने करने के लिए लिखा, जिनकी मैरिज एन ऑफ बोहेमिया से हुआ। और इसी मैरिज और वर्क के दौरान वैलेंटाइन डे का कंसेप्ट शुरुआत हुआ, जो कि आज हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं इंडिया में और भी बहुत सारे स्टेट्स में। फ्रेंच पीरियड को इनका समझ सकते हैं कि ये अप्रेंटिसशिप में थे, और लेगविस ने भी इस चीज़ को इस लाइन में कहा है, फ्रेंच मैन मे इंटर चॉसर्स कंट्री एंड ही कॉन्शियस ऑफ नो चेंजेस ऑफ स्काई और क्लाइमेट। इसके अलावा रोमेट डी ला रोज इनका वर्क था, वो इंस्पायर्ड हुए थे डी लॉरिस और डी मंग दोनों से, और ये वर्क लिखा था रोमन डी ला रोज। इटालियन पीरियड में जल्दी से देख लेते हैं कि चौसर उस समय डिप्लोमेट का काम करते थे और बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशन के लिए भेजे जाते थे, और उसी टाइम उसी डिप्लोमेटिक मिशन में उनका कांटेक्ट हुआ पेट्रार्क, दांते और बोकासियो का। ये तीन जो राइटर हैं इनका नाम आपको ऑलरेडी आपको पता होगा। पेट्रार्क फादर ऑफ रेनेशा कहे जाते हैं, रेनेशा और ह्यूमैनिज्म, ठीक है। दांते को लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेशा कहा जाता है, और ये तीन जो राइटर हैं इनको थ्री क्रॉन्स ऑफ इटालियन लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। इटालियन पीरियड के इटालियन लिटरेचर के ये तीन बड़े नाम हैं जिनका इंग्लिश लिटरेचर में चौसर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए, और इसी से चौसर ने लिखना शुरू किया, और यहाँ से इनका ओरिजिनलिटी यानी इंग्लिश पीरियड की शुरुआत हुई इनके बाद। इनका जो पहला वर्क था इटालियन पीरियड में, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, और हाउस ऑफ फेम जो था वो दांते के डिवाइन कॉमेडी से लिए थे, जो कि बेस्ट एलेगरी में इनको लिया जाता है, दांते के डिवाइन कॉमेडी, और इससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने द हाउस ऑफ फेम लिखा था। हाउस ऑफ ह्यूमर, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स जो इटैलिक एपिक था, इससे उन्होंने इन्फ्लुएंस हुआ और उनसे कॉपी किया, और कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली बोरोड किए थे इस वर्क को। ट्रोइलस एंड क्रिसिड था जो बोकासियो का वर्क था, उसको भी उन्होंने बहुत मतलब बिल्कुल हूबहू कॉपी किया था ट्रोइलस एंड क्रिसिड में। यानी जो भी वर्क थे, यहाँ तक जो वर्क थे वो सारे के सारे कॉपी थे, कोई भी इनका ओरिजिनल वर्क नहीं कह सकते हैं। इनका ओरिजिनल वर्क होता है इंग्लिश पीरियड में द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। बस इन वर्क से इन्होंने बस राइम रोयल को इन्वेंट किया, और राइम रोयल को इंग्लिश लिटरेचर के लिए एज अ गिफ्ट मिला, और इन्हीं वर्क से उनको कैंटरबरी टेल्स के लिए आइडिया मिला, और यहाँ से उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखने की सोची। और फिर जो भी वर्क थे जैसे द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, इनको भी वो इनकम्प्लीट छोड़े, इन वर्क्स को कंप्लीट नहीं कर सके। एल्बर्ट पॉइंट ने भी कॉइन किया है, द पोएम इज द फर्स्ट नोन अटेम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हीरोइक कपलेट विच इज नॉनथलेस हैंडल्ड विथ ग्रेट स्किल एंड फ्रीडम। ट्रोइलस एंड क्रिसिडा में राइम रोयल का यूज किए थे, इसमें हीरोइक कपलेट और राइम रोयल दोनों का यूज किया है, और जो राइम रोयल होता है ये इनके द्वारा इन्वेंट किया गया एक पोएट्री फॉर्म था 7 लाइन का, जिसका राइम स्कीम होता है ABABBCC। ये याद रखिएगा आप, राइम रोयल 7 लाइन स्टैंजा होता है, और ये राइम और रोयल इससे क्या कहानी है, तो इसको अप्रूव किया था एडवर्ड थर्ड ने इस राइम रोयल को इंग्लैंड में, और ये फर्स्ट टाइम जेम्स फर्स्ट ने यूज किया था स्कॉटलैंड में, इसीलिए और इसी कारण से ये राइम बन गया रॉयल। यानी रॉयल जो किंग जेम्स फर्स्ट थे इस स्टैंजा को यूज किए थे, हालांकि इसको सबसे पहले चौसर ने ही इस वर्क में लिखा था, तो इस तरह से इसका नाम राइम रॉयल पड़ा। ट्रोइलस एंड क्रिसिड है जो बेस्ड है ट्रोजन वार पर। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश पीरियड ऑफ चौसर्स वर्क, यानी चौसर की जो ओरिजिनलिटी होती है अब इंग्लिश पीरियड में 1384 के बाद जो टाइम है 1390 तक, वो इनका इंग्लिश पीरियड था। कैंटरबरी टेल्स वन ऑफ द फर्स्ट बुक इन इंग्लिश में, जैसा कि हमने कहा सबसे पहला बुक चौसर का यही बुक था कैंटरबरी टेल्स, जो कि इंग्लिश में था। इनको फर्स्ट मॉडर्न बुक कहा जाता है, और इस बुक में स्टोरी विद इन स्टोरी का कंसेप्ट लिया गया है इस कैंटरबरी टेल्स में। इसमें स्टोरी है रिलीजियस पिलग्रिम्स का, यानी एक धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे होते हैं। इसमें श्राइन्स जो तीर्थ स्थान होता है वहाँ के लिए जाते हैं, होली प्लेस है, पवित्र स्थान है वहाँ का,
और वहाँ के लिए वो जा रहे होते हैं। और उस टाइम का सिचुएशन जो होता है किसी पवित्र स्थान में जाने के लिए, क्योंकि जर्नी काफ़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे लोग मिलकर साथ में जाया करते हैं। तो बहुत सारे लोग टबार्ड इन पर रुकते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ जाकर मिलते हैं। फिर जो जर्नी के लिए जा रहे होते हैं वो डिसीजन करते हैं, आगे की हम समझते हैं। तो इसमें 31 कैरेक्टर्स जो होते हैं साथ में मिलते हैं, उसमें 29 कैरेक्टर डायरेक्टली हैं, फिर एक हैरी वैली जो होता है होस्ट होता है, और चौसर एक जो होते हैं इस स्टोरी का नरेटर होता है। यानी इस तरह से हम 31 कैरेक्टर को याद रखेंगे कि कैंटरबरी टेल्स में 31 कैरेक्टर्स हैं। उसमें 23 पीपल ने स्टोरी सुनाई है। क्योंकि ये बुक जो है इनकम्प्लीट है, यानी पूरा बुक हो नहीं सका है, उन्होंने 124 स्टोरी के लिए प्लान किया था। ये जो जर्नी शुरू होता है अप्रैल के मंथ में होता है, और इसमें जो हैरी बेली होता है वो होस्ट कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि इस जर्नी को रोमांचित बनाने के लिए हम लोग 4 कहानी हर कोई कहेंगे, यानी 2 कहानी जाते टाइम और 2 कहानी आते टाइम। इस तरह से 4 कहानी हम लोग जर्नी के दौरान कहेंगे, और इस तरह से हम लोग का जो रिलीजियस पिलग्रिम वाला जो जर्नी है वो सक्सेस रहेगा, वो मजेदार बनेगा। और ये आइडिया देते हैं हैरी बेली। और हैरी बेली ये भी प्रस्ताव रखते हैं कि जो विनर होगा उनको सपर दिया जाएगा, यानी पार्टी दिए जाएंगे सबके द्वारा, यानी खाना खिलाया जाएगा सबके द्वारा एज अ रिवार्ड। और सभी लोग जाते हैं श्राइन ऑफ थॉमस ऑफ बैकेट। पहला स्टोरी टेलर इसमें से होता है वो लॉटरी के थ्रू विनर होता है, वो नाइट, यानी लॉटरी सिस्टम होता है, और उस लॉटरी में सबसे पहला जो कहानी के लिए विनर बनते हैं वो नाइट होते हैं, और नाइट सबसे पहले कहानी सुनाते हैं। और इसमें सबसे लास्ट अगर देखा जाए तो स्टोरी टेलर जो होते हैं वो पार्सन्स का टेल होता है, जो कि प्रोज में कहानी मतलब ये स्टोरी सुनाते हैं। टोटल इसमें 24 टेल्स हैं, जो कि 23 पीपल्स के द्वारा स्टोरी कहे जाते हैं। चौसर का जो 2 स्टोरी है, यानी टेल ऑफ सर थॉपस जो प्रोज में है, और टेल ऑफ मेलिबियस जो वर्स में है। इन चीज़ों को आप याद रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बुलेट पॉइंट में हमने आपके स्लाइड्स में आपके सामने रखा है। इन चीज़ों को आप डायरी में नोट कर सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो चौसर का 2 स्टोरी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, टेल ऑफ सर थॉपस और टेल ऑफ मेलिबियस, जो कि प्रोज और वर्स में था। टेल ऑफ सर थॉपस जो था रिजेक्ट कर दिया जाता है हैरी बेली के द्वारा कि नहीं नहीं ये स्टूपिड कहानी है, अच्छा कहानी नहीं है। तब फिर चौसर दोबारा दूसरी कहानी सुनाते हैं, टेल ऑफ मेलिबियस जो वर्स में होता है। टेल ऑफ थॉपस प्रोज में होता है, और ये टेल ऑफ मेलिबियस जो वर्स में होता है पोएट्री के फॉर्म में होता है, और ये प्रेज किए जाते हैं सबके द्वारा। पार्सन और प्लोमेन ये दोनों ब्रदर होते हैं, भाई होते हैं, और इसमें 3 फीमेल कैरेक्टर हैं, वाइफ ऑफ बाथ, नन प्रायरिस्ट और सेकेंड नन। ये 3 फीमेल कैरेक्टर हैं, इनको भी याद रखिएगा। 8 इक्लेजिस्टिकल कैरेक्टर्स हैं इसमें, मंक है, फ्रायर है, पार्सन है, पार्डनर है, शॉमनर, नन, सेकेंड नन और नन प्रायरिस्ट। ये 7 इक्लेजिस्टिकल कैरेक्टर्स हैं। यानी इस तरह से 24 स्टोरीज होते हैं, 22 पोएट्रीज और 2 प्रोज के फॉर्म में। और ये जो प्रोज किनके द्वारा, चौसर और पार्सन के द्वारा। पार्सन सबसे लास्ट कहानी होता है, और चौसर 2 कहानी सुनाते हैं, एक कहानी प्रोज में, एक कहानी पोएट्री के फॉर्म में। ठीक है, इन चीजों को याद रखिएगा। प्लान किया जाता है कि हर कोई 4 कहानी सुनाएगा, यानी 2 कहानी जाते टाइम, 2 कहानी आते टाइम। ये टोटल 31 लोग थे, तो इस तरह से 24 स्टोरीज का ये प्लान था कैंटरबरी टेल्स लिखने का। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ये वर्क, इसीलिए हमारे सामने 24 स्टोरीज ही हैं। इसमें से लॉन्गेस्ट जो टेल है वाइफ ऑफ बाथ है, शॉर्टेस्ट जो टेल है कुक्स टेल है। ये कुछ जरूरी चीजें थी कैंटरबरी टेल से। बहुत सारी चीजें हैं जो जानने लायक चीजें हैं, लेकिन अगेन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं झारखंड टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ये वीडियोस मैं बना रहा हूं। तो बस आपके लिए इतना ही जानना है। नेक्स्ट मैं बैरन एज को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं जो हमारा मेन टॉपिक है यानी एलिजाबेथन एज, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है 15-20 वीडियोस कम से कम वीडियोस आएंगे एलिजाबेथन एज में, और हर एक चीज चौसर से रिलेटेड हर एक चीज हम लोग जानेंगे। और जो कुछ भी प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस थे, यानी शॉनेट्स थे, जो भी ग्रेट
ट्रेजेडी हैं उनको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बस बैकग्राउंड बनाने के लिए ये वीडियोस हम लोग ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले चीज़ों को हम इन चीज़ों से रिलेट कर सकें, उनसे हम एज अ रेफरेंस ले सकें, ताकि चीज़ें हमको समझ में आएँ। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियोस, ये सीरीज़ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे आप मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं इसी तरह का और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।